नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज मूल अधिकार को देखेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने 4 वीडियो पॉलिटी के डाल दिए हैं। जो यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसके 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। सभी आधे आधे घंटे के हैं। आप लोग उनको बार बार जो है देखिएगा, जो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूल अधिकार देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकार का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है। ठीक है, रेट जो है ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 में सभी तरह की रेट शामिल की गई हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी रेट है, और रेट जो है यानी कि अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर है अगला, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A। ठीक है, 21A कह लो या आ कह लो, ये जो है एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और इसको जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में शामिल किया गया है, 21A को। ठीक है, पहले केवल वो 21 था, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, जो जीने के अधिकार के बारे में है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्रोत्साहित करना, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात जो है अनुच्छेद 45 में लिखी गई है। मैं भूल गया, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात जो है इसी में अनुच्छेद 21A में वो ये बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाएगी। और अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की जो देखभाल है उसकी बात की गई है। मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण की बात करता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में ये प्रावधान है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार या विशेष दायित्व सौंपा है। तो उच्चतम न्यायालय इसको जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, रिट जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, उसके आधार पर मौलिक अधिकार लागू करने की बात करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समता की बात करता है, तो अनुच्छेद 14। और विधियों का समान संरक्षण भी इसी में है, 14 में ही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता की बात करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित है, 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 15 के में ये बात लिखी गई है। फिर लिखा गया है वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, वह हकदार नहीं होता है अधिकार प्रश्या का। तो अधिकार प्रश्या भी अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट है। ठीक है, तो इस रिट में जो है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में, सार्वजनिक कार्यालय का मतलब सरकारी कार्यालय होगा या पब्लिक ऑफिस जो होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक डोमेन के ऑफिस होते हैं, उसमें सरकारी भी हो सकता है, और उसमें एक ऐसा ऑफिस भी हो सकता है, प्राइवेट वाले वो ऑफिस भी हो सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है।
तो ऐसे कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए की जाती है जिसका हकदार या अधिकारी जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई अधिकारी है जो जबरदस्ती कहीं पर जा करके किसी सार्वजनिक कार्यालय में, पब्लिक ऑफिस में जा करके दावा करता है कि वो जो है यहाँ पर बैठ करके काम कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए तो सरकार पूछती है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है उससे कि आप किस अधिकार से यहाँ पर हैं, मतलब आपकी हैसियत क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर। तो उस व्यक्ति को उस कार्य से रोकने के लिए कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए जो है ये अधिकार प्रश्य, ये रिट जो है जारी की जाती है। इससे पहले जिस रिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक रिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जो इस समय कानून के संरक्षण में है, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ये जो है जिम्मेदारी होती है जो कानून व्यवस्था है उसकी, यानी कि पुलिस की, जो अथॉरिटी जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ, वो जो है 24 घंटे के अंदर कानून के जो संरक्षक होते हैं, कानून के समक्ष यानी कि न्यायाधीश के समक्ष उसको सशरीर प्रस्तुत करना होता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने रिट इस बात पर ली और उस रिट के बाद जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालय जारी करता है, उसमें ये लिखा होता है कि उस शरीर को प्रस्तुत कीजिए जिसको आपने गिरफ्तार किया है, यानी कि उस व्यक्ति को प्रस्तुत करिए जिसको आपने गिरफ्तार किया है। तो व्यक्ति का न्यायालय के सामने उपस्थित करना, ऐसा आदेश अगर न्यायालय देता है, ऐसी रिट न्यायालय जारी करता है, तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। जो मैंने पहले बात कही कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय को के समझ किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण में नहीं आता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है, वो उसमें नहीं आता है, वो रिट नहीं होती है, वो कानूनी प्रावधान ही है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है। उस रिट में जो व्यक्ति बंद है उसके कानूनों को, उसके अधिकार को संरक्षित करने के लिए 24 घंटे बोलो, मतलब जज के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में और जो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में प्रस्तुत करने में जो अंतर है वो यही है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, जब न्यायाधीश आदेश देगा तब व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे कोई गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक रिट हो गई, और एक रिट ये होती है जिसकी हमने बात की, अधिकार प्रश्य। एक रिट होती है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है दोष सिद्ध के संरक्षण में। ठीक है, वह संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध, तो 23 और 24 में दो अनुच्छेद है, 23 और 24, उसमें शोषण के विरुद्ध बात की गई है। मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है 23 में। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 और 24, तो 23 है, एक 24 है। 23 में मानव के दुर्व्यापार यानी कि किसी व्यक्ति से अवैध काम नहीं करा सकते आप, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी बच्चे से 14 वर्ष की कम उम्र का कोई बच्चा है उससे जबरदस्ती किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते आप, ये सब संरक्षित है वो 23 नंबर से। 24 नंबर जो 24 अनुच्छेद है, आर्टिकल 24, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 24 नंबर पर ये बात लिखी है कि आप किसी 14 वर्ष तक, ये 14 वर्ष वाली जो बात है, 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चे, ये अनुच्छेद 24 में लिखी हुई है। एक बार फिर से बताता हूँ, 23 नंबर अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार, कोई बलात् श्रम है, बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती श्रम कराना है, बंधुआ मजदूरी कराना है, बेगार कराना है, मानव तस्करी है, ये कबूतरबाजी जिसे बोलते हैं, तो ये सब आप अनुच्छेद 23 के तहत स्वयं इन सब में रोक है, आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो गैर कानूनी है ये। और अनुच्छेद 24 में ये लिखा हुआ है कि किसी 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को से आप जो है जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। एक तरह से बाल संरक्षण जो है वो इसी में आया है, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, तो 23-24 में अंतर है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष के, ये बात है, 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 24, यही जो अभी मैंने बताया, तो अनुच्छेद 24 है।
किसके अनुसार कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? तो विधि का शासन। जो विधि का शासन होता है, विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये जो है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं, मतलब कानून के समक्ष सब जो है बराबर हैं, विधि का शासन लगा हुआ है। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ अपवाद हैं और वो अपवाद करना जरूरी होता है, तो उस वजह से कुछ को छूट मिल जाती है। लेकिन फिर भी कानून के समक्ष जो है कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है, सबके लिए समान रूप से लागू है। ये सिद्धांत जो है विधि के शासन में लगता है। हमारे यहाँ विधि का शासन भी है और विधियों का समान संरक्षण भी है, ये दोनों चीजें हैं हमारे यहाँ। संवैधानिक उपचार के अधिकार से आप अभिप्राय क्या है? यदि किसी नागरिक को ये लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में जो रिट होती हैं, ये उसी की बात कर रहा है, वही उपचार होते हैं। अनुच्छेद 32 में जो रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रश्रय, ठीक है, और एक मैंडेमस है, मैनी परमादेश है, और सरसियरी है, एक प्रोविजन है, एक मतलब प्रतिषेध है, ठीक है। तो इस तरह के जो रिट है, जो उपचार है, वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इनको अनुच्छेद 32 के रूप में जारी करती है और हाई कोर्ट इनको जो है अनुच्छेद 226 में जारी करती है। सेम टू सेम यही, यानी कि अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं रिट के लिए अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रिट जारी करती है, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट जो है 226 का प्रयोग करके रिट जारी करती है। लेकिन अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करती है। तो इस अंतर को समझिएगा। हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 22, ठीक है, निवारक निरोध। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये जो है अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो मैंने ऊपर बताया, जीवन जीने का अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के बारे में लिखा हुआ है? तो 12 से 35 के बीच में। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी, जो सेवानिवृत्त हैं, बनाम 2017 भारत संघ, ठीक है, कि ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ये किस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, ठीक है। निजता का अधिकार 19 संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़कर संविधान को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था, ठीक है। उसको जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, तो शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये अलग स्टेटमेंट है। देखिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का शब्द का नाम आ जाए तो डॉक्टर अंबेडकर की नज़रों में संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बोली गई है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में है, कि आम आदमी को मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। पहले ये था अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 31 के तहत ये जो है पहले एक मौलिक अधिकार था। लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा इसे जो है अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, ठीक है, 300A में। तो अब ये एक संपत्ति अर्जन का जो अधिकार है, ये कानूनी अधिकार बन गया। मूल रूप से संपत्ति, अगर ये पूछा जाए कि संविधान के लागू होते समय, यानी कि मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था, तो ये सही है, संपत्ति है। लेकिन कुछ समस्याएं पैदा हुई
आदमी सरकार से ही डिमांड करने लगा कि हमें संपत्तियों की जरूरत है, तो फिर इसको 300A में यानी कानूनी अधिकार एक बना दिया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 16 यानी कि नौकरी अवसर की समानता। संविधान की स्वतंत्रता के भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र में धर्म को बढ़ावा देना, देखिए धर्म को बढ़ावा देना 25 से 28 के बीच में है, और पहली बात तो हाँ 25 से 28 के बीच में है, ठीक है, धर्म को बढ़ावा देना 25 से 28 के बीच में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वो 19 से लेकर के 22 के बीच में है, ठीक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 से मध्य है, यानी कि 19, 20, 21 और 22 ये अनुच्छेद जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। और धर्म से संबंधित 25 से 28 के बीच में। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल हैं, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी से संबंधित, मतलब नौकरी से संबंधित। मान लीजिए किसी सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया, तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो किस अधिकार का हो रहा है? समानता के अधिकार का, ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मूल अधिकारों के हनन वायलेशन के मामले में संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से सीधे याचिका दायर की जाती है? तो मैंने बताया अनुच्छेद 32 में। और हाई कोर्ट में अगर आ जाए यही सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ हाई कोर्ट लिखा हो तो अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32। संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23, ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित 23 और 24 संबंधित है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में बालाश्रम नहीं करा सकते। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया सन 2009 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। देखिए ये अनुच्छेद 21 की बात हो रही है, और स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेकर के 22 तक, तो 21 इसके बीच में आ गया, ठीक है, 21 इसी के बीच में आ गया, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है, और स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर के 22 तक के बीच में है, तो 21 उसी में आ गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है, तो 2002। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, नहीं, ठीक है। संभारण का अधिकार, संभारण का अधिकार जो है यानी भरण पोषण एक तरह से, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, है ना। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की आत्मा है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में। एक व्यक्ति हैं उनका नाम मुझे नहीं है, उन्होंने भारत की संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला है, तो इस तरह की चीजें हैं। यदि लोगों के लिए विशेष समूह को केरल के तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा? तो संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आएगा ये। भारत के अनुच्छेद के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के कितने घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए? 24 घंटे के अंदर। यही बात मैं कह रहा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये नहीं है, ये तो कानूनी प्रावधान ही है कि किसी व्यक्ति को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरी चीज है, उसमें रिट जारी होती है, और वो ये अंतर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित यानी कि किस भाग में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में।
भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो भाग 3। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार। तो देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आता है आपका 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान व्यवसाय के अधिकार की गारंटी, मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर भी व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 19 में ये बात लिखी हुई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट है जो हैबियस कॉर्पस, इसका जो अर्थ है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। परमादेश, यानी कि इसको इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं, परमादेश, ये किसी सरकारी निकाय को उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए है। वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने पेश करने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है। उसमें कहती है कि उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, हम ऐसा आदेश देते हैं। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के तहत। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये होती है आत्मरक्षा। इन कैटेगरीज में अगर है आपका, तो आप आत्मरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग भारत का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, तो भाग 3। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। तो अनुच्छेद 24 में ये बात लिखी हुई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बेकार और बदवा मजदूरी पर रोक लगाता है, बदवा मजदूरी, तो अनुच्छेद 23। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन, इतने दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। अब ये 6 तरह की कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें है जो अनुच्छेद 19 में है, उसमें एक है कि आप जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अभिव्यक्ति। फिर ये पहले नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर है कि आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, निशस्त्र सम्मेलन, निशस्त्र सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन का अधिकार है, धरने का नहीं है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि धरने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो धरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का, यूनियन बनाने का, या आप कह लो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, संगठन बनाने का अधिकार। संघ है, संगठन है। ठीक है, और सहकारी समिति भी अभी इसमें आता है। ठीक है, सहकारी समिति 2011 में इसमें जोड़ा गया है। ये हो गया। फिर 4 नंबर पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। ठीक है, घूमने का अधिकार, ये भाग 4 में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद भाग ये कितने हो गए? 4। तो 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, और ये जो घूमने का अधिकार है वह राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। फिर निवास करने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने का या बसने का अधिकार है। ठीक है,
छठवां नंबर जो है वो निरसित कर दिया गया था। छठवें नंबर पर ही था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन का अधिकार। मतलब ये लिखा हुआ था कि कहीं पर भी आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हैं आप नहीं कर सकते, जैसे जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जहाँ पर आप संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते अभी। तो अपवाद था, तो बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। तो फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस क्लॉज को हटाया गया था। ठीक है, एफ नंबर, इसको छठा या एफ नंबर बोलते हैं, 6 या एफ नंबर, इसको हटाया गया था। ठीक है, संपत्ति अर्जन का अधिकार को 300A में डाल दिया गया। ठीक है, 300A में। इसके बाद जो 7वें नंबर पर था, यानी जी नंबर जो था, कोई भी आप जीविका अपना सकते हैं भारत देश में, कहीं पर रहते हैं जीविका अपना सकते हैं, उपजीविका अपना सकते हैं, कोई पेशा अपना सकते हैं, मतलब जीवन यापन के लिए आप जो है ये कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ए नंबर पर है। बी नंबर पर है निशस्त्र सम्मेलन का अधिकार, मतलब शस्त्र नहीं होना चाहिए, सम्मेलन का अधिकार है। आप जो है संगोष्ठी कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की चीजें, पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं। संघ संगठन बनाने का, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बाद में जोड़ा गया है सन 2011 में, उसका अधिकार है आपको, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर घूमने फिरने का अधिकार है आपको। ठीक है, घूमने फिरने का अधिकार चौथे नंबर पर है, यानी कि ABCD। डी नंबर पर घूमने का अधिकार है भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से। ई नंबर पर यानी कि 5वें नंबर पर निवास करने का अधिकार, बसने का अधिकार है। ठीक है, एफ को जो है निरसित कर दिया गया है। एफ में संपत्ति अर्जन का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसको हटा दिया गया, 300A में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये हट गया है, ये जो है निरस्त हो चुका है। जी नंबर पर या 7वें नंबर पर कोई भी पेशा या जीविका अपनाने का अधिकार है। ये पूरा है अनुच्छेद 19, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो ये टोटल जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं जो ये मैंने लिखी है, ये पूरी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पहले 7 थी, मूल रूप से कही जाए तो 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद 6 बची है। आगे पेश लिखते हैं, आगे मतलब देखते हैं हम लोग, हैवियस कॉर्पस, किसी शरीर को किसी को सशरीर पेश करना हैवियस कॉर्पस में आता है। ठीक है, पेश करना लिखा हुआ है। ये मौलिक अधिकार के हैं और उसके आधुनिक नाम है, जिसे परंपरागत रूप से जाना जाता है प्राकृतिक अधिकार का रूप। वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार है, ये धर्म का अधिकार है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है? उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो स्वतंत्रता के। ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, यानी कि 1922 से लेकर के स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में ए में जो लिखा हुआ है, सॉरी बी में जो लिखा हुआ है सम्मेलन, ठीक है, इसमें लिखा है ना, सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के सम्मेलन में आता है। और बी नंबर पर लिखा हुआ है कि आप जो है बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं 19B में, तो ये उसी की बात कर रहा है 19B की। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता सही कर सकते हैं, सही टिक मारेंगे आप। स्वतंत्रता के अधिकार में नियत है कोई भी पेशा अपनाना, तो कोई भी पेशा अपनाना ये जी नंबर पे था। और भाषण की स्वतंत्रता यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये ए नंबर पे था। 19A में था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19G में था कोई भी पेशा अपनाना, यानी 7वां नंबर ये और पहला नंबर ये। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सही है, किसी भी नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) कह लो, ए कह लो, या इसमें है। पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वे दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ठीक है,
इसमें प्रतिबंध कब लग सकता है? जब किसी दूसरे देशों के साथ, यानी कि आप कोई सम्मेलन करें और उसमें खड़े होकर के अमेरिका को गरियाने लगे, अमेरिका के बारे में उटपटांग बोलने लगे। अब अमेरिका है या कोई और मित्र देश है, उसके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर भारत सरकार को ये लगता है कि इस सम्मेलन में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारे अमेरिका के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो वो इस सम्मेलन पर रोक लगा सकती है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जिसका यह अर्थ भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके के बर्ताव किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में विधि के शासन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है 29-30 की बात है, अल्पसंख्यकों का मैटर है उसमें। वह मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। उपाधियों का अंत समानता के अधिकार में है, ये अनुच्छेद 18 की बात हो रही है। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है संपत्ति के अधिकार को, 19 से हटा करके इसको 200A में डाल दिया गया है, 300A में डाल दिया है। वह अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में क्या सही है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो ये सही है दोनों। जो कानून और कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, अमान्य और रद्द माने जाएंगे। ठीक है, जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत आजादी, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानूनन सजा मिल सकती है। बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता जो अनुच्छेद 17 के तहत है, इसके उल्लंघन में सजा मिलती है। इस तरह के 3 या 4 या कई कानून जो है भारत सरकार ने बना रखे हैं। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। अगर आपको कहीं किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण करनी है तो पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। भारत में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 18 में। तो ये भारत के राष्ट्रपति के ही पूर्व अनुमति से आप वो उपाधि ले सकते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित सही कथन है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19A में। संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है दोष सिद्धि से संरक्षण के संबंध में। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, 6 से 14 वर्ष के। अनुच्छेद 22 संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अधिनियम 25 से 28 तक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। नैसर्गिक न्याय या जो प्राकृतिक न्याय होते हैं उसके सिद्धांत लागू होते हैं प्रशासनिक कार्यवाहियों में, अर्धन्यायिक कार्यवाहियों में और न्यायिक कार्यवाहियों में। ठीक है, तीनों सही है। एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार का प्रयोग किया जाता है। सभा जो है शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, गोला बारूद लेके नहीं पहुंचना है वहां पे, जो आपस में भिड़ जाओ, हथियार कट्टा हो कि बल्लम लेके पहुंच गए और जो है आपस में भिड़ गए, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों की रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग वह अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो संविधान उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा गया था। समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 में। मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 6 संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। ठीक है, यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम है बिल ऑफ राइट्स। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता किस मामले में चुनौती का विषय थी? बमन राव वर्सेस भारत संघ। वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए किया गया एक समझौता कहा है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार को सुरक्षित करता है, भारत का अनुच्छेद 19(1)G। ठीक है, तो ये जो है जो 19G है वो पेशा या व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें भी 19G के तहत कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मादक द्रव्यों का व्यवसाय करना। ये नहीं कि आपको परमिशन मिल गई और आप जो है चोरी छुपे दारू और अफीम चरस गांजा रख रहे हैं, तो ये सब आप नहीं कर सकते। जिस चीज़ का आपको परमिशन दिया गया है, मतलब जो चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं उनको छोड़ करके आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। कोई भी चाट पकौड़ी की दुकान है या दूसरे कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आप जानते हैं शराब की दुकान के लिए लाइसेंस लगता है, तो आप उसको खोल सकते हैं लाइसेंस लेके। और हर तरह के मादक द्रव्य भारत में मतलब परमिशन भी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। पूजा की समानता, मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 2009 में प्रभाव में आया, तो 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसके समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही ये अधिकार प्राप्त है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबन किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ग्रहण के अधिकार या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध है अनुच्छेद 13 से। मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, जैसे मूल अधिकार मतलब कोई ऐसा कानून है जिसमें न्यायालय को ये लगता है कि मूल अधिकार जो है ये वायलेशन कर रहा है आम लोगों के अधिकारों का या मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस सीमा तक यानी कि उस सीमा तक उसको ये लगता है कि कोई एक क्लॉज या कुछ करने से, थोड़ा बहुत परिवर्तित करने से ये सही हो जाएगा, तो उसी सीमा तक या उस हद तक केवल वो जो है उनको शून्य घोषित कर देती है। ठीक है, उतना ही यानी कि हटा देती है। कोई लाइन है या कोई ऐसी विधि है या उसका कोई क्लॉज है उसको वो हटा देती है। तो यही बात है कि सिर्फ उतना अल्पीकरण किया जाता है जितना जरूरी होता है, बाकी के कानून को उसी तरह से एज इट इज रहने दिया जाता है। ये काम करता है सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। वही बात है कि आप जो है हड़ताल वड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 के तहत आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और सम्मेलन का जो अधिकार दिया गया है, तो सम्मेलन इस चीज में नहीं होगा कि धरना बैठ कर देना है तो हमारा अधिकार है। धरना अधिकार नहीं है। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी अनुच्छेद 19 को विदेशी लोगों को नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो अनुच्छेद 14 से 16 तक। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता के अधिकार को। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में
स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो भारत के जो अनुच्छेद है 15(4) के तहत उसमें एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्याभूति प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। मतलब ये नहीं कि आप गए और बोले कि हमको मरना है और हम मरना चाहते हैं और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मरना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 1D के तहत अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, जैसे 1D में लिखा है कि आपको भ्रमण का अधिकार है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार है, उसको अनुच्छेद 21 से मिला लीजिए। तो मेनका गांधी वाद में ये डिसीजन दिया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। तो विदेश यात्रा के अधिकार को 19(1)D से मिलाकर पढ़ा जाता है। जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 21(1)G का उल्लंघनकारी नहीं है। तो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। मतलब कि अगर ऋषिकेश में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसका पालन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो वहां के लिए लगाया गया है। हमारे संविधान के एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार को गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 22(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा है। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में कहा था श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 में जैसे कि बलात् श्रम की बात की गई है कि जबरदस्ती काम नहीं कराना है, उसमें वह अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23 है। बच्चों को शोषण को निषेध करता है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो अनुच्छेद 24 के तहत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 21(a) के तहत 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना है, और जो बच्चों के अधिकार में निहित है वो है प्राथमिक शिक्षा तक का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हों उनको प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मुफ्त और अनिवार्य दी जाएगी। ये बात जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बोला गया है। धर्म प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेक्शन, एक व्यक्ति द्वारा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह। तो यह अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है ऐसा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार। असल में ये जो ये प्रिवेंटिव डिटेक्शन है ये अनुच्छेद 22 के तहत रखा नहीं गया है, ये अनुच्छेद 22 के तहत इसका क्लॉज बनाया गया है अधिनियम में। ठीक है, वो बात है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है संसद। ठीक है, जो अगले स्टेटमेंट है अब लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसमें जो है ये स्टेटमेंट से ही हम लोग आगे देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं।